नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बंगाल के गवर्नरों के विषय में। भारत में जब ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी गई तो उस समय बंगाल क्षेत्र में, क्योंकि बंगाल ही वह क्षेत्र था जहां पर सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता स्थापित की थी, तो शुरुआती समय में बंगाल में गवर्नरों की नियुक्ति की जाती थी। तो इन्हीं गवर्नरों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो गवर्नर है ना, ये 1757 से 1773 तक रहे थे। मतलब कि 1757 में भारत के बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता की नींव रखी और 1773 तक वो जो नींव है थोड़ी मजबूत हो गई। तो इस समय तक ना बंगाल में गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। तो देखते हैं कौन कौन से गवर्नर इस समय नियुक्त किए गए। तो सबसे पहला जो था वो था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव का नाम याद रखिएगा। ये शुरुआत में ना, ये जो लॉर्ड क्लाइव था शुरुआत में एक मामूली क्लर्क था। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इसने अपनी जो सेवाएं हैं या फिर कहें अपना करियर है वो एक मामूली से क्लर्क के रूप में शुरू किया था। लेकिन द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय इसने अपनी योग्यता का परिचय दिया, जिससे इसकी तरक्की होती चली गई और 1757 में इसको बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। ये 1757 से 1760 तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी जिसके लिए इसको याद किया जाता है वो है प्लासी का युद्ध, जो कि सन 1757 में लड़ा गया था। देखिए क्या था ना कि इस समय ना 1757 के आसपास तक जो बंगाल में अंग्रेज थे, उन्होंने बंगाल के नवाब और वहां की जो राज दरबार है वहां पर दखल देना शुरू कर दिया था। और ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हो गए। लेकिन यहां पर जो अंग्रेज थे अंग्रेजों ने नवाब के बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ मिला लिया था, चाहे वो मीर जाफर हो या फिर दूसरे कई सारे जो सेनापति थे वो अंग्रेजों के पक्ष में आ गए थे। तो प्लासी के युद्ध में कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई, मामूली छोटी मोटी झड़पें हुई और इसमें जो सिराजुद्दौला है तत्कालीन बंगाल का नवाब, वो हार जाता है। बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर क्लाइव क्या करता है, मीर जाफर जिसने बंगाल के नवाब को धोखा दिया था और लॉर्ड क्लाइव का साथ दिया था, तो उसको मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है, बनाया जाता है। और ये जो मीर जाफर था ना, ये लॉर्ड क्लाइव का एक प्रकार से पिट्ठू था। मतलब अंग्रेज जो चाहे इससे करवा लेते थे। लेकिन आगे चल करके फिर मीर जाफर को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मतलब कि एक प्रकार से 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो जो है बंगाल में को अपने नियंत्रण में ले लेती है। जिसको चाहे उसको नवाब बना ले, जिसको चाहे उसको हटा दे। तो लॉर्ड क्लाइव की इसमें बड़ी भूमिका थी क्योंकि वह बंगाल का गवर्नर था, मतलब कि बंगाल का सबसे बड़ा अधिकारी। तो 1757 से 1760 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके बाद 1760 में जब इसका कार्यकाल समाप्त हुआ तो हालवेल इसको बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। लेकिन इसका जो कार्यकाल था ना वो अस्थायी था। मतलब एक प्रकार से ये स्थानापन्न गवर्नर था। थोड़ा मतलब कि जो क्या कहते हैं, जो लॉर्ड क्लाइव उसके जाने के बाद और जब तक नया गवर्नर न आ जाए तो उस खाली समय के लिए पद को भरने के लिए इसको लाया गया था। तो उसी को क्या बोला जाता है, स्थानापन्न गवर्नर। ये दूसरे पदों में भी होता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, राजनीति, तो उसमें भी इस टाइप के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, स्थानापन्न प्रधानमंत्री, इस टाइप से। तो हालवेल 1760 में थोड़े समय के लिए। अच्छा, हालवेल का संबंध ना ब्लैक होल की घटना से है। ब्लैक होल वही जो 1757 के प्लासी के युद्ध के समय घटित हुआ था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद वेंसीटार्ट, ये 1760 से 1765 तक बंगाल का गवर्नर रहा। ये मतलब स्थायी गवर्नर बनकर के आता है। इसके समय में क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बक्सर का युद्ध ये लड़ा गया था सन 1764 में। देखो बक्सर का युद्ध क्या हुआ कि जो बंगाल का नवाब था मीर जाफर, उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है 1760 में। लेकिन जो मीर कासिम है ना, उसका फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थोड़ा सा बात बिगड़ जाता है, मनमुटाव हो जाता है। क्योंकि मीर कासिम को ये समझ में आ जाता है कि ये जो अंग्रेज हैं उसको नियंत्रित कर रहे हैं और
उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तो मीर कासिम जो है बंगाल से भाग जाता है और वो कहाँ चला जाता है, अवध, इलाहाबाद चला जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम से। तो ये तीनों फिर मिलकर के प्लान बनाते हैं कि वो अंग्रेजों के ऊपर अटैक करेंगे और तीनों की संयुक्त सेनाएं बक्सर के मैदान में पहुंच जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई करती है। तो ध्यान रखेंगे, बक्सर के युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इन तीनों की संयुक्त सेनाएं। और यहां पर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। ध्यान रखेंगे, गवर्नर कौन था, वेंसिटाट, लेकिन बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने। तो इसमें क्या होता है, अंग्रेज बड़ी आसानी से इस युद्ध को जीत लेते हैं। लेकिन युद्ध के बाद जो परिणाम सामने आया, मतलब कि अंग्रेज जो है युद्ध जीत लिए, लेकिन आगे क्या करना है वेंसिटाट और दूसरे बंगाल के अधिकारी ये तय नहीं कर पा रहे होते हैं। तब क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लॉर्ड क्लाइव को फिर से बंगाल का गवर्नर बना करके भेजते हैं। तो ये 1765 में फिर से बंगाल पहुंचता है लॉर्ड क्लाइव और 2 साल के लिए ये गवर्नर रहा। तो सबसे पहले 1757 से 1760 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा और इसका जो दूसरा कार्यकाल है 1765 से 1767 तक। तो ये आता है और जो बक्सर के युद्ध में जो हारे हुए शासक होते हैं उनके साथ क्या करना है उसका प्रारूप तैयार करता है और फिर इलाहाबाद की संधि होती है। कब, 1765 में। देखो इलाहाबाद की संधि ये 1764 के बक्सर के युद्ध से संबंधित है, ध्यान रखना इस चीज को। तो 1764 में ये जो है मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ संधि करता है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि लॉर्ड क्लाइव हो या बक्सर का युद्ध हो या इलाहाबाद की संधि हो या प्लासी का युद्ध हो, इन सब पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग संक्षिप्त देखेंगे सभी को। तो इलाहाबाद की संधि पर वापस आते हैं। तो इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार क्षेत्र में दीवानी वसूल करने का अधिकार दे दिया। देखिए दीवानी से क्या तात्पर्य है, भू राजस्व, मतलब कि अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में भू राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। मतलब कि अंग्रेज एक तरह से यहां के मालिक बन गए। अब ये चीज को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में उप दीवान, अच्छा देखिए जो अंग्रेजों को भू राजस्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया, लेकिन अंग्रेज ना यहां खुद अपने कर्मचारियों को भू राजस्व वसूलने के काम में नहीं लगाते हैं। लॉर्ड क्लाइव क्या करता है, वो बंगाल और बिहार के लिए उप दीवान नियुक्त करता है। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को नियुक्त करता है और बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त करता है। ये दोनों जो हैं भू राजस्व वसूलने के काम को निरीक्षण करेंगे, नियंत्रण करेंगे और अंग्रेजों को जो है कलेक्ट करके देंगे। तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। इसके बाद अगला चीज जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है वो है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। देखिए ये लॉर्ड क्लाइव द्वारा किया गया था द्वैध शासन की शुरुआत। इसके तहत क्या था कि जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको तो भू राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया, लेकिन उसके पास ना कोई भी उसके कोई कर्तव्य नहीं थे। उसको भू राजस्व वसूलने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन उसके ऊपर यह बाध्यता नहीं थी कि वो जो है जनता की सेवा करे। जनता की सेवा करने का दायित्व किसके पास था, बंगाल के नवाब के पास। बंगाल के नवाब का पद को बने रहने दिया गया। उसको जो है जो प्रशासकीय दायित्व है, जो जनसेवा वाला काम है, वो उसको सौंपा गया, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता था। तो यही क्या थी, द्वैध शासन प्रणाली। मतलब एक राज्य है और वहां पर जो शक्तियां हैं वो बटी हुई है। एक तरफ भू राजस्व वसूल करने वाला व्यक्ति है जो पूरा भू राजस्व वसूल कर रहा है, डकार रहा है। हाँ, कुछ रुपए, लगभग 53 लाख रुपए वो बंगाल के नवाब को देता था प्रशासकीय कार्य करने के लिए। तो इसको ध्यान रखेंगे। द्वैध शासन प्रणाली लॉर्ड क्लाइव द्वारा शुरू किया गया है। इसको हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, आप लोग मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद अगला चीज याद रखेंगे, लॉर्ड क्लाइव के समय श्वेत विद्रोह हुआ था। देखो श्वेत विद्रोह क्या था, जो अंग्रेज थे ना वो गोरे होते थे, गोरे हुआ करते हैं ना, तो इनके द्वारा ही ये विद्रोह किया गया था, अंग्रेज सैनिकों के द्वारा। इसी कारण इसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है। जो क्लाइव था उसने ना बंगाल में जो अंग्रेज सैनिक थे, अधिकारी थे, उनके भत्तों में कटौती कर दिया। इससे ये लोग क्रोधित हो जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं। इसके बाद अगला गवर्नर बनकर के आता है वेरेल्स्ट।
तो वेरेल्स्ट ये 1767 से 1769 तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसके समय में क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। देखो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे। तो प्रथम वाला जो है वेंसीटाट के बंगाल के गवर्नर रहते समय लड़ा गया था और इसमें अंग्रेजों का सामना किससे हुआ था? तो मैसूर के जो सुल्तान थे हैदर अली, उनसे। उसके बाद अगला गवर्नर बनकर के आता है जॉन कार्टियर। इसका केवल नाम याद रखेंगे। 1769 से 1772 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। इसके बाद अगला जो गवर्नर बनकर के आता है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, इसका जो कार्यकाल था, मतलब कि इसने बंगाल के गवर्नर के रूप में 1772 से 1773 तक कार्य किया। अब देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो तो 1785 तक रहा। हाँ बिल्कुल, वो 1785 तक रहा, लेकिन बंगाल के गवर्नर के रूप में उसने 1772 से 1773 तक ही कार्य किया। देखिए क्या था कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। कब? 1773 में। तो 1772 से 1773 तक ये बंगाल का गवर्नर था, लेकिन सन 1773 में ये क्या बन जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के साथ ही इसके अधिकार और शक्तियों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। बंबई और जो मद्रास के जो क्षेत्र हैं वो भी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है। मतलब कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी क्षेत्र है ना, उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। तो ये 1773 में हुआ। तो 1773 तक बंगाल के क्या होते थे? गवर्नर होते थे। 1773 के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल हुए। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ना हमारा ये जो टॉपिक है यही समाप्त होता है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल, माफी चाहूंगा, जो वॉरेन हेस्टिंग्स है बंगाल का आखिरी गवर्नर हुआ और साथ ही साथ वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी हुआ। आगे आने वाले किसी समय में हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरलों के विषय में पढ़ेंगे। वैसे मैंने ना जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके विषय में डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं सबका डिटेल में। बस ये एक प्रकार से संक्षिप्त इनका परिचय देना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इन सभी चीज़ों को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।